अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराह जुनैद और आप देख रहे हैं नए रास्ते। तो आज एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी भी और मैं समझती हूँ कि इंफॉर्मेटिव जो है मैं डिस्कशन लेकर आई हूँ कि बात मैं स्टार्ट करूँगी एक छोटी सी न्यूज़ से कि एक नेपाली डॉक्टर है जिसको डॉक्टर ऑफ साइट का नाम दिया गया है। तो उसने नेपाल में 1 लाख से ज़्यादा गरीबों की जो है आंखों की रोशनी वो वापस लाया, उसने उनको अंधा होने से बचाया, उनका फ्री में उसने ऑपरेशन किया। और वहाँ पे उसने ना सिर्फ उसको फ्री में ऑपरेशन किया बल्कि उसके जो पोस्ट ऑपरेशन चीज़ें होती हैं उसमें भी उनकी हेल्प करता रहा। तो ये है नेपाल। नेपाल का मतलब नेपाल के रिमोट एरिया में इसने ये सारा कुछ किया, उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और इसमें जब ये सारी मैंने न्यूज़ देखी तो मुझे इसमें मैंने कंपैरिजन में आई तो मुझे एक चीज़ बड़ी दुख मिला, बड़ा मैंने उसको फील किया कि इत्तेफाक से ईद के दिनों में अब्बू बीमार हो गए और मुझे हॉस्पिटल जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं उस हॉस्पिटल का नाम नहीं लेना चाहती, बड़ा नोन हॉस्पिटल है, नया खुला है। और क्योंकि हमें इमरजेंसी थी और आप सब जानते हैं कि ईद के दिनों में डॉक्टर का मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं उनको लेकर, क्योंकि हमेशा से ही उनकी जो मेडिकल जो सारे मसले होते हैं उनको मैं देखती हूँ, मैं उनको हेल्प करती हूँ, क्योंकि अपनी बीमारी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा जो है ना, मुझे सारे डॉक्टर तस्लीम करते हैं, हालांकि मैं डॉक्टर बिल्कुल नहीं हूँ। तो लेकिन क्योंकि मुझे अवेयरनेस काफ़ी है तो मैं उनको जब लेकर गई हूँ तो वहाँ पे जो मैंने इमरजेंसी से लेकर एक रात में जो जो मेरे साथ हुआ, अगर मैं वो सारी डिटेल्स में जाऊँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पे बहुत पहले मुझे किसी ने कहा था कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो मर्चेंट्स हैं, वो डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर्स को डॉक्टर होना चाहिए। तो वहाँ पे जो सलूक होता है ना, अब आप लोगों का ख्याल होगा कि शायद मेरे साथ कोई बुरा सलूक हुआ, बिल्कुल नहीं। जो उनकी जो एक्स्ट्रा केयर है, वो जो जिस तरह से वो करते हैं और जिस कीमत पे करते हैं, वो सुन के आप यकीनन हैरान होंगे कि उनका स्टाइल ये होता है कि वो आपको बताते तो ये है कि आपकी हिस्ट्री लेते हुए उन्होंने मुझसे पूछा कि इनको क्या क्या कब कब हुआ। माशाल्लाह उनकी 94 एज है और उसमें ऑब्वियसली आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किन किन चीज़ों का, उनको शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट का उनके प्रॉब्लम रह चुकी है, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है। तो जो जो मसाइल हो चुके हैं वो बहुत कॉमन चीज़ है, हम सबको पता है कि वो इस एज में ये मसले होते हैं। लेकिन उनका जो रवैया था वो बहुत ही अजीब था। हर 5 मिनट के बाद एक स्पेशलिस्ट आता था और वो सिर्फ उस हिस्ट्री की बेस पे वो कहता था कि मैं जी विजिट के लिए आया हूँ, और वो फिर उसकी फीस जो होती है वो उसमें इजाफा होता जाता है, क्यूमुलेट होती जाती है आपके बिल में। और वो चीज़ें आती जा रही थी, मैं उनको कहती थी कि इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन वो एक के बाद एक बंदा आ रहा था और चेक करता जा रहा था। और एट द एंड यानी हम इतने फेडअप हुए कि मैंने उन्हें कहा कि हम सिर्फ एक मसले के लिए आए थे, उस मसले को आप कैटर करें। अगर उनको 20 साल पहले एक पैरालिसिस हुआ था तो उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट को भी उन्होंने भेज दिया। और मैंने जब उससे पूछा कि आपको किसने भेजा, तो उन्होंने कहा कि जी आपकी हिस्ट्री में आया था कि आप इनकी एक टांग काम नहीं करती। तो मैंने उनको आगे से बड़े गुस्से से कहा कि आप 94 की एज में उनको मार्च नहीं करवा सकते, ना फिजियोथेरेपी से उनको कोई फ़र्क पड़ना है। तो वो इस किस्म का वहाँ पे उनका रवैया है। और अगर मैं समझती हूँ कि मैं वो 1-1.5 दिन के अंदर वहाँ से, जो वहाँ पे मैंने बड़ी मुश्किल से हमने वहाँ से निकले, अगर हम ना निकलते तो शायद वो जो उन्होंने कुछ लाख बिल बनाया वो उसमें कितना इजाफा कर सकते थे। यानी जब हमने उनको कहा कि हम वापस जाना चाहते हैं, जो हमारी इमरजेंसी थी वो सॉल्व हो चुकी, तो वो मुझे भेजने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि आप इनके बेटों को बुलवाएं। उनका ख्याल था शायद मैं बहू हूँ तो शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तो उनको ये पता होना चाहिए था कि भाई हम भी उतने ही कंसर्न हैं, मेरा भी वही ताल्लुक है, वैसा ही ताल्लुक है। तो उन्होंने मुझे लिंगर ऑन करते गए, 5 घंटे उन्होंने मुझे इस तरह खपाते रहे। और 5 घंटों के बाद उन्होंने कहा जी अब आपका सेकंड डे शुरू हो चुका है तो सेकंड डे को भी चार्ज किया जाएगा। तो मैं सिर्फ एक सवाल करती हूँ कि ठीक है, क्योंकि मुझे अवेयरनेस थी, मैं पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग उस चीज़ों को टैकल भी कर सकते हैं और उनसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे वहाँ पे मैंने देखे जिनको ना तो अवेयरनेस है और ना वो ये सब चीज़ें जानते हैं कि डॉक्टर्स तो उनको एकदम से शटअप कॉल दे देते हैं कि जी आप बोले नहीं, आपको बोलना नहीं चाहिए। उनको ये लगता है कि क्योंकि हम डॉक्टर हैं हम ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो उनका पुरसाने हाल कोई नहीं, उनका तरफ से बोलने वाला कोई नहीं। और जब वो उनको डराते हैं ना, तो वो ऐसे डराते हैं कि ये बंदा जो है बस कुछ मिनट का है, अगर आपने हमारे बात को नहीं माना
तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। तो मैं इस नेपाली डॉक्टर को देख के सोच रही थी कि ऐसे डॉक्टर हमारे पास क्यों नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा डॉक्टर क्यों नहीं है, वो क्यों इंसानों के लेवल पे नहीं सोचता। यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉक्टर मैंने मतलब सुने हैं कि वो पैसों के लिए ऑपरेशन रोक देते हैं कि अगर आप पेमेंट पूरी नहीं करेंगे ना तो आपका ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। बंदा मर जाता है, उनको इससे कोई परवाह नहीं है। बड़ा ही नोबल प्रोफेशन है ये। खुदारा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सब डॉक्टर से रिक्वेस्ट है कि खुदारा के आप लोग एक कसम खाते हैं, आप जब अपना ये कोर्स मुकम्मल करते हैं, अपना MBBS मुकम्मल करते हैं, तो उसमें एक आप कसम खाते हैं कि हम इंसानियत को, इंसानों को अपनी प्रायोरिटी में रखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ भूल जाते हैं और जैसे वो उस कुर्सी पे बैठते हैं जहाँ पे उनके दिमाग हवाओं में होते हैं और वो उनके साथ पीछे 3 डॉक्टर हैं, साथ 2 डॉक्टर हैं, और जब वो आते हैं तो मुझे लगता है कि वो प्रोटोकॉल होता है उनका जैसे कि कोई प्रेसिडेंट का होता है। तो ये आपस में जो इनकी सबसे बड़ी जो मुझे एतराज़ था कि उनमें इतनी कम्युनिकेशन गैप था कि एक डॉक्टर आता था तो वो कहता था मैं सही कह रहा हूँ, ये इनको ये प्रॉब्लम है, दूसरा डॉक्टर आकर कहता था जी ये इनको मेरे वाली प्रॉब्लम है। तो वो मैंने उनको एट द एंड उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा कि मुझे सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन ये है कि आपके दोनों डॉक्टर्स की ओपिनियन ही आपस में नहीं मिलती है। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ों से समझ आती है कि ये कितने प्रोफेशनल हैं। वो अपने प्रोफेशनलिज्म में इतना आगे जा चुके हैं कि उनको इससे कोई गरज नहीं है कि पेशेंट को कितनी सुइयां लग रही हैं, कितनी तकलीफ पहुंच रही है। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि जो कमा सकते हैं ये बंदे से कमा लें, कहीं ये हमारे हाथ से निकल ना जाए। तो खुदारा सोचें।